नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय टाइगर ऑपरेशन टाइगर काफ़ी जोर शोर में चल रहा है। इसकी वजह से एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना पूरी तरह से जोश में है और उद्धव ठाकरे के लोग गद्दार, कचरा साफ हो गया। तो क्या उद्धव जी सिर्फ कचरा पैदा करते हैं? उद्धव जी सिर्फ गद्दारों को अपने सेना में लेते हैं? ये बड़ा सवाल उठने जा रहा है। और सवाल ये भी उठता है कि विधान परिषद के भी 17 सीट के चुनाव हुए, उसमें भी 17 की 17 सीट एनडीए को यानी शिवसेना और बीजेपी के हाथ में लग गई, एनसीपी के हाथ में आई। यानी विपक्ष का सुपड़ा साफ, एक भी सीट विपक्ष के हाथ में नहीं गई। वो जाना भी नहीं था क्योंकि उनके पास संख्या बल था ही नहीं। नगर परिषद में, महानगर पालिका में उनके नगर सेवकों की संख्या इतनी कम थी कि उनको आशा भी नहीं थी, लेकिन काफ़ी प्रयास किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, विपक्ष इतना कमज़ोर हो रहा है तो इसका असर क्या होगा? क्या इसके पहले भी इस तरह की राजनीति चल रही थी? विपक्ष तो कमज़ोर लगातार हो रहा है, उनके विपक्ष टूट रहा है। अगर जीत भी जा रहे हैं तो वो विपक्ष में रहना नहीं चाहता है। कि आखिर विपक्ष में कोई रहना क्यों नहीं चाहता है? क्यों ऑपरेशन का शिकार होते जा रहे हैं? ये आज हमारा विषय है हमारी चर्चा का। हमारे साथ में सुभाष काले जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति देखा जाए तो 2019 के बाद जिस तरह उथल पुथल की राजनीति चल रही है कि 2022 में सरकार गिरी, सरकार टूटी, शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी उसके बाद, और अब जो है 2024 में एक तरफा जीत महायुति की हुई। उसके बाद जीत के बाद भी जिस तरह से विपक्ष में संख्या बल थी वो भी टूटते जा रही है। 6 सांसद शिवसेना के टूट के उबाठा के शिवसेना में आ गए, घर वापसी का ना है उनका। तो ये जो राजनीति चल रही है आखिर में इसके पीछे क्या है? क्या लोकतंत्र में इस तरह का जो होना क्या सही है? क्या लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत नहीं होना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर? हम लगातार इस तरह के वीडियो पर फोकस करते आ रहे हैं, लेकिन आप अगर गौर कीजिए कि 2019 के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति बदली हुई है, इस बदलते हुए लगातार बदलाव को क्या देख रहे हैं आप? जैसे आपने अभी कहा जी कि महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष की हालत एकदम खराब है, जीरो है। जी, विपक्ष दिन ब दिन और कमजोर होते जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी बढ़कर दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रहे हैं। विपक्ष के लोग अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में, सत्तारूढ़ पार्टी में जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये सब जो चक्र है कि हम देख रहे हैं कि आज कि इसका अगर हम कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान हो, विपक्ष इतना कमज़ोर क्यों होते जा रहा है? क्यों? ये सबसे उसके क्या है? एक्चुअली डेमोक्रेसी के लिए, लोकशाही के लिए विपक्ष स्ट्रांग रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं कि विपक्ष दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहा है और मोदी जी के सामने कोई टिक नहीं सक रहा है। तो वो क्या रहता है कि महाराष्ट्र हो या भारत हो, अगर हम देखते हैं तो ऑपोजिशन के लीडर्स जो है वो लीडर्स अपने आप को मोदी जी को टक्कर देने की अपनी हैसियत है, अपने में कैपेसिटी है, ऐसा कोई प्रेजेंट ही नहीं करता। जी देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक ज़माना था कि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद थे। जी, इतनी बुरी हालत हो 84 में। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास उस वक्त नेतृत्व था। अटल बिहारी वाजपेयी थे, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, काफ़ी बड़े बड़े नेता लोग थे। तो 2 सांसद से लेके आज भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सत्ता में आई। जी, क्यों आई? इसके 2 मुख्य कारण है। एक तो हमारा नेतृत्व जो अपने प्रिंसिपल्स पर हमने जो लोगों के सामने जो रखा है अपना कि भाई, हम उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं कि 370 कलम हटाना है, राम मंदिर बनाना है वगैरह वगैरह, ये सब जो हम हमेशा वो पकड़ के रहे, वो छोड़ा नहीं हमने आखिर तक, भले 2 सांसद हो या कितने भी आदमी। जो हमने लोगों को प्रॉमिस किया है वो हम देने की कोशिश करेंगे। इस हिसाब से हम काम करते रहे, आंदोलन करते रहे। बीजेपी के कार्यकर्ता रास्ते के ऊपर आकर फिर महंगाई के अगेंस्ट हो या भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हो लड़ते रहे और हमारा नेतृत्व कॉन्फिडेंट था
कार्यकर्ताओं को अपने नेतृत्व पे भरोसा था, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद होते हुए भी आप देखेंगे कोई यहाँ से वहाँ भागने की कोशिश नहीं की किसी। पार्टी टूटी नहीं, पार्टी के टुकड़े नहीं हुए। लेकिन आज की हालत ये है कि विपक्ष के पास कोई नेता ही नहीं, और कि जो है जिस वो पर रहना नहीं भरोसा- चाहता, जो है वो रहना नहीं चाहता। जिसके ऊपर भरोसा कर सके, जिसके पीछे हम खड़े रह सके, और जो हमको अच्छी राह ले जाएगा, एक अच्छा नेतृत्व देगा, और कल जाकर हम सत्ता में आ सकते हैं, ऐसा कोई दिखता ही नहीं है। तो फिर क्या करेगा कार्यकर्ता? तो वो बोलता है यार यहाँ तो सब अंधेरा ही अंधेरा है, तो वहाँ उजाला है तो चलो उजाला में जाते हैं। ये हालत जी। है। और इसके अब जैसे मैंने हमेशा कहा हूँ कि कांग्रेस के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका नेतृत्व था, फिर इंदिरा गांधी का नेतृत्व था, भले राजीव गांधी का थोड़े साल के लिए नेतृत्व था, वो अपने आप को सिद्ध करने के पहले उनकी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी, उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो किसी भी हालत से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की कोशिश कितना भी करे तो नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहे। और कांग्रेस को दुर्भाग्य से गांधी नेतृत्व के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, और इसी का फायदा बीजेपी को हो रहा है। कांग्रेस के पास क्या नेतृत्व नहीं है, लेकिन वो दूसरा नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और दूसरा अच्छा नेतृत्व खड़ा होने के लिए अगर कोई कोशिश करेगा तो ये गांधी और उनके चमचे उनको होने नहीं देंगे। सर यहाँ पर दो पार्टियों में लड़ाई होती है। एक सेकुलर पार्टी है जो कांग्रेस प्लस है, और एक हिंदुत्व वाली पार्टी जो बीजेपी प्लस है, यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन। दोनों की लड़ाई में आप देख रहे हैं तो पिछले 5 साल में जो एनडीए गठबंधन बनी है उसको देखते हुए तो उनका तो आपस में घमासान चल रहा है। वो अपने सीट का बंटवारा तक राज्य में करना नहीं चाहते। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर ममता बनर्जी चाहती थी कि मैं अकेले ही पूरा लगातार शासन में रहूँ, न कांग्रेस को सीट देना, न तो बाकी लोगों को खड़ा करना है एमआईएम, मतलब अकेले रहना। तो एक तरह से सेकुलरिज्म और एक तरह से हिंदुत्व, आज जो दोनों में फासला जो देख रहे हैं आप, इसका परिणाम तो नहीं है ये सब चीज़? नहीं, आप सेकुलरिज्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस और उनके विरोधी सहयोगी ये सेकुलर है जी। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो उनके सहयोगी है ये हिंदुत्ववादी, ये गलत है, या ये सरासर गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी तरीके से सिर्फ धर्म के नाम पर किसी भी धर्म का लालन चालन नहीं किया। वोट बैंक का जो कांग्रेस का था, मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण करके मुस्लिम वोट बैंक अपनी तरफ लाना, अगर ये सेकुलरिज्म है तो बीजेपी को ये सेकुलरिज्म का विरोध किया बीजेपी। जी। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? धर्म में तो दिखाना। अब अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं ये क्या नाम है? योगी जी है। नहीं है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में अभी शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं? हमको मुस्लिम वोट एक भी नहीं चाहिए, जिन्होंने हमको वोट दिया है मैं उसका मदद करूंगा। तो एक तरह से हो गया ना ऐसा बंटवारा, सेकुलर प्लस हिंदू। देखो, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही एक बात आप ध्यान में रखिए कि अपनी राज्य घटना है जी, अपना जो संविधान है, वो संविधान के अगेंस्ट कोई जा ही नहीं सकता। सवाल सिर्फ ये है कि लोगों का विश्वास पार्टी के ऊपर और पार्टी के नेतृत्व के ऊपर होना जरूरी। आज दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर लोगों का विश्वास है जी। भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके के ऊपर लोगों का विश्वास है। देखो, यहाँ पर अभी योगी जी ने कई लोगों के गुंडाइज्म खत्म कर दिया यूपी में से काफी हद तक। वो क्या सिर्फ मुस्लिम गुंडा थे क्या? हिंदू गुंडा लोग भी थे, उनको भी खत्म किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम में दरार पैदा की जाए। दरार तो हमेशा आपने देखा होगा कि विपक्ष ने वोट बैंक के खातिर दरार जी। आज आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लोग वोट देते ही नहीं है? नहीं तो बंगाल में इतनी सीट आती ही नहीं जी। तो ये जो गलत नैरेटिव चलाती है विपक्ष की और कांग्रेस, ये गलत है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग इसीलिए है कि वो देश हित चाहते हैं,
और किसी का लालन चालन करने की उनको ज़रूरत नहीं है। वो सही काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं और इसीलिए उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या लगता है अभी ऑपरेशन टाइगर जिस तरह सफल सक्सेस हुआ है, 6 सांसद आए हैं, तो क्या विधायकों के भी नंबर है? और क्या लगता है कि शरद पवार के भी 8 जो सांसद हैं और उनके भी 10 विधायक हैं, क्या इन लोग को भी नंबर में आप देख रहे हैं कि ये भी डिस्टर्ब होंगे वहाँ से? देखो, ये 2 चीज़ है इसमें। जी, मैंने अब पिछले भी वीडियो में हमने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन में 400 प्लस का नारा दिया था। जी। और 400 प्लस तो आए नहीं, 240 में बीजेपी लटक गई। तो अभी भारतीय जनता पार्टी को अगर स्टेबल गवर्नमेंट देना है तो स्टेबल गवर्नमेंट के लिए स्टेबल होना ज़रूरी है। और स्टेबल होने के लिए क्या क्या है, तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा मित्र, एनडीए की ताकत बढ़ाना। एनडीए की ताकत जितनी बढ़ेगी उतनी गवर्नमेंट स्टेबल हो। तो अगर कोई भारतीय जनता पार्टी हो या उसके मित्र पक्ष हो, जैसे आज शिवसेना है, शिवसेना ने 6 सांसद उभा ठाके ले लिए, उससे क्या हुआ है, फायदा किसको हुआ? शिवसेना एकनाथ शिंदे को तो हुआ ही है, लेकिन एनडीए को फायदा हुआ है। आज 6 सांसद एनडीए के साथ आ गए। तो जितने सांसद एनडीए के साथ आना चाहते हैं उनका तो हमेशा स्वागत ही होगा। और अगर एनडीए की ताकत बढ़ती है तो उससे अभी हम देखा कि महिला आरक्षण के वक्त कांग्रेस और विरोधी पार्टी ने उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? कि बीजेपी के पास स्ट्रेंथ नहीं थी, 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन इस तरह से अगर कल होती है तो ये महिला विधायक आराम से निकल जाएगा। तो ये है, हर पार्टी को अपने आप को बढ़ाना, अपनी ताकत बढ़ाने का अवसर तो मिलता रहता है। कैसे बढ़ाने का ये सवाल है। अभी विपक्ष खुद इतना कमजोर होते जा रहा है, डाउन हो जाएगा, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। जो है वो नहीं संभाल सकते। जी जी बिल्कुल। उनकी प्रॉब्लम ये है कि जो उनके पास है उसको कैसे संभाला जाए, ये उनकी विवंचना है। और भारतीय जनता पार्टी क्या देख रही है कि जितने हमारी संख्या बढ़े वो। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए किस तरह के ऑपरेशन टाइगर का जो जोश है चल रहा है। तो हम यहाँ पर अगर देखें महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें 2019 के बाद, खासकर 22 के बाद, तो यहाँ पर दो पार्टियाँ अलग अलग हुई और दोनों पार्टियाँ, एक पार्टी विपक्ष में है, एक पार्टी सत्ता में है। तो जो विपक्ष में है उनको मौका मिल रहा है कैसे कि शिवसेना उबाठा छोड़ के शिवसेना में गए, यानी हम तो अपनी पार्टी में आ गए। अब यही हाल शरद पवार जी का है। शरद पवार जी का तुतारी, यानी तुतारी छोड़ के वो अगर घड़ी में आ जाते हैं, अपना अजीत दादा की पार्टी में अगर आ जाते हैं, तो उनके लिए वही विकल्प है कि हम भाई अपना जनाधार नहीं छोड़ के आए हैं, हम अपने जो है घर वापसी की, यानी असली राष्ट्रवादी में आ गए हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है खासकर महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास ऑप्शन है। बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो ओरिजिनल पार्टी है उसमें वो जा रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है पवार साहब का जो पार्टी है 8 सांसद है, वो भी टूटने की लगभग कगार पे है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है बीजेपी में जाकर वो एनसीपी में जा सकते हैं। और ऐसे विधायकों की भी सामने विकल्प है। उबाठा के पास जो 20 विधायक हैं उसमें से भी 14 या 15 विधायक इन फ्यूचर 100% टूटने वाले हैं। ये उबाठा को भी पता है और ये शिंदे साहब को भी पता है, ये एनडीए को भी पता है, बीजेपी को पता है। तो आने वाले दिन में महाराष्ट्र में अभी ऑपरेशन टाइगर और ऑपरेशन घड़ी, ये दोनों अगर एक्टिव में, अगर जोश में आते हैं, एक्शन में आते हैं, तो ये जो 100% ये होगा कि विपक्ष यहाँ पर नामो निशान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो राजनीति हो रही है, क्या ये सही है? क्या लोगों को विकल्प जो हम जीत आगे देते हैं विधायकों को या सांसदों को, उनको विकल्प देखना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद।